Hello बच्चों, let us read this question. This question says, when benzene sulfonic acid and para-nitrophenol are treated with NaHCO3, the gases released respectively are. और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए SO2, NO2, ऑप्शन बी SO2, NO, ऑप्शन सी SO2, CO2, ऑप्शन डी CO2, CO2. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरानाइट्रोफिनॉल को ट्रीट करते हैं विथ NaHCO3 तो हमारे पास कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन विथ NaHCO3। सो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट स्पीशीज गिवन है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास, यहाँ पे इस तरीके से बेंजीन एंड देन ये हमारे पास SO3H। सो यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो एज एन एसिड की तरह बिहेव करेगा और NaHCO3 एज अ बेस की तरह बिहेव करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास Na+ और HCO3- प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे जो HCO3- है वो हमारे पास इस कंपाउंड से इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ मिलेगा हमें कुछ इस तरीके से। ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और यहाँ पे आ जाएगा Na+ और साथ में फॉर्म होगा H2CO3 जब यहाँ पे HCO3- एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए था क्योंकि पहली बात तो ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था एंड देन जब ये हमारे पास रिमूव हुआ तो यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे जो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा इस तरीके से, एक बार यहाँ पे एंड एक बार हमारे पास यहाँ पे, जिस कारण से हमारे पास हमें 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो रहा है और हम जानते हैं ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो ये नेगेटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, इसलिए वो एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज हुआ। अब यहाँ पे ये जो H2CO3 फॉर्म हुआ वो अनस्टेबल होता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है टू फॉर्म H2O एंड CO2। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस रिलीज होगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब अगर हम यहाँ पे सेकेंड स्पीशीज की बात करें जो कि हमारे पास गिवन है वो है पैरा नाइट्रोफिनॉल, जिसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास फिनॉल प्रेजेंट है एंड पैरा पोजिशन पे NO2 प्रेजेंट है। सो यहाँ पे भी जब NaHCO3 के साथ रिएक्शन होगी तो हमारे पास ये एज एन एसिड बिहेव करेगा एंड ये एज अ बेस बिहेव करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास Na+ और HCO3- प्रेजेंट है। सो ये HCO3- यहाँ पे इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है एंड हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से। यहाँ पे NO2 एंड यहाँ पे है O-Na+ और साथ में फॉर्म होगा H2CO3। सो यहाँ पे H2CO3 ब्रेक डाउन हो जाएगा टू फॉर्म H2O एंड CO2। सो यहाँ पे भी CO2 एज अ गैस हमारे पास रिलीज हुई क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ वो यहाँ पे स्टेबल है ड्यू टू दी रेजोनेंस। यहाँ पे ये माइनस चार्ज इस तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और NO2 ग्रुप जो है वो अपना -M इफेक्ट अप्लाई करेगा और -M इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। इसी कारण से जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास यहाँ पे स्टेबलाइज होगा और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा यानी कि कॉन्जुगेट बेस जो फॉर्म हुआ वो हमारे पास स्टेबल है। सो इसी कारण से एसिडिक हाइड्रोजन था वो जब रिमूव हुआ हमें प्रोडक्ट में ये और H2CO3 का फॉर्मेशन देखने को मिला और यहाँ पे CO2 एज अ गैस रिलीज होगी क्योंकि H2CO3 अनस्टेबल होता है।
हम देख सकते हैं दोनों केस में जो गैस रिलीज हुई वो थी CO2। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, CO2, CO2, और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे। फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया वो आया हमारे पास ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।